हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारे प्रीवियस क्लास के लेक्चर में देखा है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हमको दो बातें मालूम होना चाहिए। एक का नाम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन और दूसरे का नाम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक चीज बढ़ जाए तो दूसरी चीज भी बढ़ जाती है। जब LHS बढ़ जाए तो RHS भी बढ़ जाएगी, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। फॉर एग्जांपल, गर्मी बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो स्वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, पसीना भी बहुत ज्यादा आएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना पसीना बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो पसीना भी कम होगा, दोनों चीजें साइड बाय साइड चलेगी। उसी तरह से जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितना महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को क्या कहते हैं हिंदी में लिख दे तो प्राइस हाइक बोलते हैं, वैसे उसको प्राइस हाइक यानी महंगाई। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी आत्महत्या भी बढ़ेंगी, केसेस ऑफ सुसाइड। जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी फांसी ज्यादा लोग लेकर मरेंगे, जितनी महंगाई कम रहेगी लोग मरने वाले भी कम होंगे। ये रिलेशन आपको शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बोल रहे क्या सर मरने की बात कर रहे, पहले तो कोरोना से डर लग रहा। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज के बढ़ने से जब दूसरी चीज भी बढ़ जाती है, LHS की वैल्यू बढ़ जाए तो RHS की भी वैल्यू बढ़ जाती है, उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, पानी ज्यादा पियोगे, थोड़ा अब मन में आया, एग्जांपल उतना अच्छा नहीं है फिर भी लिख देता हूँ। पानी जितना ज्यादा पियोगे यूरिन भी उतना ज्यादा बनेगा। बुरा नहीं मानना, मन में आया एग्जांपल लिख दिया, मुझे और कोई एग्जांपल ध्यान में नहीं आ रहा। वाटर जितना ज्यादा, ड्रिंकिंग वाटर जितना ज्यादा पियोगे, वाटर ड्रंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूरिन। सो जितना ज्यादा पानी पिएंगे गड़बड़ भी उतनी ज्यादा होगी, पानी जितना कम पिएंगे गड़बड़ भी कम होगी। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। न्यूमरेटर लेफ्ट हैंड की वैल्यू बढ़े तो राइट हैंड की बढ़ती। अब न्यूटन का लॉ क्या कहता है, द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीजों के बीच का अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2। इसका मतलब क्या है, अगर दो स्टोन्स है, दो चीजें अगर वो भारी भारी है तो उनके बीच में इनका into की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बढ़ेगी, होगी, ज्यादा आएगी। अगर इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा आती है, अगर इनकी वैल्यू बिग वैल्यू आती है या ग्रेटर वैल्यू आती है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ग्रेटर रहेंगी तो फोर्स भी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ग्रेटर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन between two masses of two objects, यानी एक लड़की है 20 किलो की और एक दूसरी लड़की है 40 किलो की, तो ये 20 किलो और 40 किलो वाली लड़कियों में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा या 100 किलो और 100 किलो वाली लड़कियों में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा? 100 किलो और 100 किलो वाली लड़कियों में ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि पहली लड़की का मास 100 किलो, दूसरी लड़की का मास 100 किलो, 100 into 100 10,000, तो ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 10,000, बड़ी वैल्यू होगी, तो उनके बीच में फोर्स की वैल्यू भी कैसी रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। ठीक है, अगर एक लड़की, और हमने क्या लिखा एग्जांपल, फोर्स बिटवीन टू लड़कियां इज, एक लड़की का मास है 100 किलो इनटू दूसरी लड़की का मास है 100 किलो, तो इनका फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, फोर्स नंबर पतले मोटे लोग, फोर्स मोटे लोगों के बीच का 100 किलो के, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। ये बिग वैल्यू है, बिग वैल्यू, तो मोर अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक एग्जांपल है। 100 किलो की
दो लड़कियां है तो उनका इंटू कितना आता है 10,000, बिग वैल्यू है, तो बिग वैल्यू है तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर एफ बिटवीन पतले लोग, पतले लड़कियां है तो एक लड़की है 20 किलो की और दूसरी लड़की भी है 20 किलो की। पहली लड़की का मास 100 किलो था, दूसरी लड़की का मास 100 किलो। इफ, और यहां पर इफ अगर पहली लड़की का मास है 20 किलो और दूसरी लड़की का मास है 20 किलो, तो दोनों का मास का इंटू करें तो कितना होता है 20 इंटू 20 400। स्मॉल वैल्यू आ रही है, 400 इज नॉट अ बिग वैल्यू एज कंपेयर टू 10,000, तो स्मॉल वैल्यू है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस, ये वाले में, ठीक है। अगर दो लड़कियां 20-20 किलो की तो दोनों का इंटू कम आ रहा है, जब दोनों का इंटू कम आ रहा है तो उनके बीच में जो आपस में अट्रैक्शन रहेगा वो भी कम रहेगा। और दो मोटी मोटी लड़कियां हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। मीनिंग समझ में आया? मैं चेक करता हूं आपको समझा या नहीं समझा। एग्जांपल पूछने के लिए मैं एक काम करता हूं, आई विल डू वन थिंग। ओह सॉरी, देखो ये ब्रिक का मास है m1, ये ब्रिक का मास है m2। बताओ ये दोनों ब्रिक के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। ये ब्रिक m1, ब्रिक m2, दोनों का मास, ये भी भारी है, मुझे भारी लग रही है हाथ में, ये भी भारी लग रही है, दोनों का मास भारी है। m1 बहुत ज्यादा 2 किलो की तो होंगी, ये भी 2 किलो की होंगी लगभग शायद। तो इन दोनों का मास का इंटू कितना आएगा, 2 किलो इंटू 2 किलो, 2 इंटू 2 4, तो इसका मास ज्यादा आ रहा है, इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये दोनों एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों को रख देता हूं और यहां से 2 पेन्स उठा लेता हूं, अब ये देखो ये 2 किलो का नहीं है, ये भी 2 किलो का नहीं है, दोनों हल्के हल्के, तो इसका भी मास कम है, इसका भी मास कम है, दोनों के मास का इंटू करेंगे तो क्या होगा 10 ग्राम इंटू 10 ग्राम 100 ग्राम स्क्वायर, तो 10 ग्राम इंटू 10 ग्राम कितना हो रहा 100 ओनली। और वहां पर 2 किलो इंटू 2 किलो बहुत ज्यादा हो गया, 4 किलो हो गया, और यहाँ पर 10 ग्राम और 10 ग्राम 100 हो गया ओनली 100। इसीलिए इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। ये दोनों पेन एक दूसरे को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन दो भारी भारी ब्रिक्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। समझ गए? जितना भारी भारी मास रहेगा उतना ज्यादा एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, और अगर दोनों का मास कम कम रहेगा तो दोनों अट्रैक्शन कम करेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक चीज का मास बहुत ज्यादा और दूसरी चीज का मास बहुत कम, तो क्या होगा? तो हम ये नहीं देखेंगे किसका मास कम है किसका मास ज्यादा। फॉर एग्जांपल एप्पल का मास कम है 100 ग्राम और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। डू यू नो द मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ कितना है 6, और उसकी इंटू 10⁻24 किलोग्राम, नियरली 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम का मतलब क्या होता है 6 के सामने 24 जीरो लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 किलोग्राम। और इतने किलो की है, क्या नाम दूं इसको? किलो, हजार बोलूं, लाख बोलूं, करोड़ बोलूं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन, क्वाड्रिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डेकिलियन, कितने तो भी करोड़ अरब खरब इतने किलो की हमारी अर्थ है। अब अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मेरा मास कम है, या एप्पल का मास कम है, तो बताओ एप्पल ज्यादा फोर्सफुली, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पहली क्लास में कि अर्थ ज्यादा फोर्स से एप्पल को अट्रैक्ट करती है या एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? आज भी यही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या कहते हो? अर्थ ज्यादा फोर्स से एप्पल को अट्रैक्ट करती है या एप्पल अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है? तो रिमेंबर, जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है, सेम फोर्स से, उतनी ही वैल्यू के फोर्स से एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि न्यूटन ने ये नहीं कहा कि भारी चीज हल्की चीज को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और हल्की चीज भारी चीज को कम अट्रैक्ट करती है। नो, उन्होंने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। यानी m1 यानी अर्थ है समझो,
तो अर्थ का मास कितना हुआ 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और एक एप्पल अगर 1 किलो का है समझो, 1 किलो का, मान लो बड़ा एप्पल लाए कहीं से उठा के कोई किसी देश से, तो 6 × 10⁻24 किलो की अर्थ, ये अर्थ का मास है। मास ऑफ m1 की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता मास ऑफ अर्थ, और यहाँ m2 की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता मास ऑफ एप्पल। ये 1 kg और अर्थ 6 × 10⁻24 kg। अब दोनों का इंटू करें तो कितना आ रहा 6 × 1 = 6, और ये पावर का इंटू नहीं होता कभी, वो वैसे रहेगा, तो इसका इंटू आ जाएगा 6 × 1 = 6 10⁻24। समझ रहे हो? किलोग्राम इंटू किलोग्राम का क्या होगा, किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों का इंटू कितना आ रहा, बहुत बड़ा, 6 करोड़ खरब अरब अरब कितने होते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही। तो एप्पल और अर्थ में फोर्स भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही, बुला रही मेरे पास आ मेरे पास आ, उतने ही सेम वैल्यू से सेम फोर्स से एप्पल भी अर्थ को बोलता मेरे पास आ मेरे पास आ। लेकिन एप्पल का मास कम है, और जिस चीज का मास कम रहता वो भाग सकती इजीली, और जिसका मास ज्यादा रहता वो चीज ज्यादा भाग नहीं सकती। इसीलिए अर्थ एप्पल के पास नहीं आ सकती क्योंकि वो बहुत भारी है। वैसे भी आप देखते मोटे लोग जो रहते हैं उनसे ज्यादा तेज चलना नहीं होता, और दुबले पतले लोग तड़प तड़प भागते रहते इधर उधर। तो एप्पल हल्का है इसलिए वो अर्थ के पास चला जाता, और भारी है इसलिए एप्पल के पास आ नहीं सकती। अदरवाइज अट्रैक्शन पूछा जाए तो दोनों में इक्वल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। जितने फोर्स से अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है उतने ही फोर्स से एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, याद रहेगा। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी वन मास। न्यूटन ने ये नहीं कहा कि एक चीज के मास पर डिपेंड करता है कितना अट्रैक्शन रहेगा। न्यूटन ने कहा दोनों के मासेस का इंटू करो, अगर बस इंटू की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ज्यादा आ रही मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, और दोनों के मासेस की इंटू की वैल्यू कम आ रही मतलब अट्रैक्शन कम। लड़की हल्की हल्की है, 20-20 किलो की है तो अट्रैक्शन कम रहेगा। 100-100 किलो की लड़कियां है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। बॉयज भी 100-100 किलो के बॉयज है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, 20-20 किलो के बॉयज है तो अट्रैक्शन कम रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फोर्स ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा ये कैसे पता चलता है? जिन दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन पता करना हो तो उनका मास कर लो, और दोनों के मास का जो भी वैल्यू आएगा इंटू करने के बाद, तो उसकी वैल्यू अगर बड़ी वैल्यू होती है तो समझ जाओ फोर्स ज्यादा है। दोनों के मासेस की वैल्यू प्रोडक्ट इंटू कम आता है तो समझ जाओ फोर्स भी कम आएगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। दोनों के मासेस का इंटू ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, दोनों के मासेस का इंटू कम तो फोर्स भी कम। दोनों का मासेस का इंटू ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, दोनों के मासेस का इंटू की वैल्यू कम तो फोर्स की वैल्यू भी कम। तो फोर्स काय पर डिपेंड करता? दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता, इंटू पर डिपेंड करता। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बात समझ में आ गई? अब लॉ का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। लॉ में दो हिस्से हैं। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के दो पार्ट्स हैं। जो न्यूटन चचा थे इन्होंने दो पार्ट्स में इस लॉ को दिया। क्या कहा? दुनिया every particle in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of their masses. यानी force is directly dependent on the multiplication of the two masses. If the multiplication value is greater, force will be greater. If their multiplication value is less, force also will be less. अब second thing उन्होंने क्या कहा? The force is inversely proportional to the square of the distance. What is R? R is the distance between two objects. Distance between two objects. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम है, अब ध्यान से समझना, हम पढ़ चुके हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। हमने एग्जांपल लिए थे, टेंशन ऑन माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, is inversely proportional to number of days left for the exam। मतलब अगर एग्जाम के लिए कम दिन बाकी है तो टेंशन हमारे दिमाग पे ज्यादा रहेगा, और एग्जाम के लिए दिन ज्यादा बाकी है तो टेंशन कम रहेगा। एग्जाम के दिन ज्यादा बाकी है तो टेंशन कम, एग्जाम के दिन कम बाकी है तो टेंशन ज्यादा। कहने का मतलब समझ रहे हो? बट रिमेंबर, सो टेंशन ऑन the mind is inversely proportional to the number of days left for the exam, but the syllabus remains constant। syllabus कम नहीं होता है, बस हमको सब पढ़ना होता है।
सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, मैंने इसका एग्जांपल दूसरा भी दिया था आपको। पावर का डेफिनेशन क्या होता है, किसमें कितना पावर है कैसे पता चलता, कौन से आदमी में कितना पावर है कैसे पता चलता। अगर अच्छा पावर और वर्क कैसे, न्यूमरेटर में ये लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर है और वर्क राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी जो ज्यादा काम कर सकता है उसमें पावर भी ज्यादा, जो कम काम करेगा उसमें पावर कम। वर्क कम तो पावर कम, वर्क ज्यादा इसका मतलब पावर ज्यादा, है ना। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इधर साइड का LHS का ये न्यूमरेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर में है। मतलब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है काम करने के लिए तो पावर कम है, और अगर कम टाइम में काम कर ले रहे तो पावर ज्यादा है। कम टाइम में काम कर रहे तो पावर ज्यादा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम ज्यादा तो पावर कम, और कम टाइम में काम तो पावर ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो वी कैन से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अंडरस्टूड। तो न्यूटन ने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब क्या है, अगर दो दोस्त है उनके बीच में पहले डिस्टेंस था 1 मीटर, और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से सेंटर तक गिनते 1 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है अभी 1 मीटर, या लेटर से उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। जय और वीरू है, या रमेश और सुरेश है, या तो फिर नोबिता और डोरेमोन है। तो लेटर से दिस इज नोबिता एंड दिस इज डोरेमोन। नोबिता और डोरेमोन के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 मीटर। अब इनके बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, और अगर इनमें झगड़ा हो गया छोटा सा किसी बात को लेकर के, तो क्या हो जाएगा, गुस्से से नोबिता अलग भाग जाएगा और डोरेमोन भी छोटा सा अपना गुस्सा दिखा के अलग हो जाएगा। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो कि ये डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा या कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ गया यानी r बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम हो जाएगा। ये जब इनके बीच में डिस्टेंस कम था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा था, लेकिन अब डिस्टेंस अट्रैक्शन की बात आ रही तो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बिगड़ मत जाना आप लोग, बस आपको याद रखने के लिए लिखा रहा हूँ मैं, तो बस पता चला। दिस इज शिजुका, नोबिता और शिजुका के बीच में 2 मीटर की दूरी है। अब डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और यहाँ पर क्या हुआ, नोबिता इधर है और किसी बात को होमवर्क को लेकर नोबिता और शिजुका में झगड़ा हो गया, तो शिजुका और नोबिता के बीच का डिस्टेंस डबल हो गया, 4 मीटर हो गया डिस्टेंस, 2 मीटर के बदले 4 मीटर। तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो इन दोनों में अट्रैक्शन क्या हुआ, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, है ना। हालांकि मैंने नाम आपके कॉमेडी के लिए नोबिता और शिजुका रख दिया, ये तो आप बोलेंगे अच्छा सर नोबिता और शिजुका 2 मीटर पर रहते तो अट्रैक्शन रहता था, और 4 मीटर पर रहते तो अट्रैक्शन कम हो जाता। ये कोई और अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, अपन अच्छे लोग हैं। ये अट्रैक्शन कौन सा वाला है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स दूर दूर हो गए तो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, r की वैल्यू बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। पहले डिस्टेंस कितना था r1 2 मीटर, अब डिस्टेंस कितना हो गया 4 मीटर, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। डिस्टेंस और बढ़ गया तो अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, डिस्टेंस और बढ़ गया तो अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। और इसके उल्टा अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर न रहते हुए इन्होंने कहा कि चलो अपनी होमवर्क कॉपी मुझे भी दिखाओ, मैं भी तुम्हारे पास से होमवर्क देखकर करना चाहता हूँ शिजुका, तो दोनों पास में आ गए, पता नहीं मैं किसकी आवाज निकाल ले रहा, शिनचैन की थे। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, देखो यहाँ दूर थे पास में आ गए, डिस्टेंस कम हुआ तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन कम, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो इसी को कहते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट एक बात यहाँ ध्यान से समझो, कंफ्यूजिंग बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छा है। न्यूटन डिड नॉट से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, नो, न्यूटन सेड force of attraction is inversely proportional to the square of the distance.
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 2 मीटर था, थोड़ी देर बाद कितना हो गया झगड़ा होने पर 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स। डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया, डबल हो गया। समझ रहे हो, पहले डिस्टेंस कितना था 2 मीटर, अब कितना हो गया 4 मीटर, कितने गुना बढ़ गया, डबल, 2 टाइम्स बढ़ गया। तो डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 4 टाइम्स कम होगा। सी, पहले इन दोनों में डिस्टेंस जितना था, अभी डिस्टेंस कितना हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो 2 टाइम्स डिस्टेंस बढ़ गया, डबल हो गया डिस्टेंस, 2 मीटर के बदले 4 मीटर हो गया। डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। लेट अस सपोज ये है ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये दिस इज m1 और ये है m2। इन दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस गिने तो 1 मीटर है, तो इनका भी फोर्स कितना होगा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या है, यहाँ r1 की वैल्यू r1 स्क्वायर, तो लिखेंगे फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर हो जाएगा। और 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 रहती है। दिस इज 1, सबका मालिक 1। अब दूसरी चीज देखो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ये m1 है और ये डिस्टेंस हो जाता है m2, तो सॉरी ये मास है m2, और अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो उसको हम नया नाम देंगे r2 क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब ये r2 हो गया 3 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर। ये यूनिट हटा देता हूं मैं, आपका यूनिट से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले डिस्टेंस कितना था 1 मीटर था, 1 मीटर की दूरी थी, वरना आप m मास कंफ्यूज हो जाओ मीटर और मास में। पहले मास 1, जय और वीरू या नोबिता और शिजुका के बीच में दूरी कितनी थी 1 मीटर की। जब उनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर था तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, नीचे 1 आ रही थी। अब देखो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स नंबर 2, फोर्स नंबर 2, ये फोर्स नंबर 1 था, पहले का फोर्स कम था कि ज्यादा था आप देखकर बताना मुझे। फोर्स नंबर 1, ये फोर्स नंबर 2 है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन काय का स्क्वायर लिखूं मैं, r2 का स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है r2 है, तो मैं r2 का स्क्वायर लिखूंगा। तो यहां हो जाएगा फोर्स नंबर 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r2 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स नंबर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर यानी 9। पहले डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में 1 मीटर, तो फोर्स कितना है नीचे 1, और जब डिस्टेंस 3 हो गया, डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया, ये 1 था अभी 3 हो गया, तो कितने गुना बढ़ गया, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स, मतलब डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया। जब डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स कितने टाइम्स कम होगा। सबसे पहले 2 बातें हैं, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स कैसा है ज्यादा, और ये डिस्टेंस कैसा है ज्यादा, तो फोर्स कैसा रहेगा कम। यहां फोर्स रहेगा ज्यादा, अधिक, जास्त, आणि इकडे या बाजूला जर आपण आलो तर काय दिसेल, इकडे फोर्स कमी राहील, कमी या कम रहेगा फोर्स, यहां फोर्स कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, और यहां पर फोर्स ज्यादा रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब ये तो बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ कि डिस्टेंस यहाँ 1 था और यहाँ डिस्टेंस 3 है, तो डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ गया 3 टाइम्स। पहले 1 था 3 हो गया, डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी दो चीजों के बीच का डिस्टेंस अगर डबल हो गया, डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया, तो फोर्स 4 टाइम्स कम होगा। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम होता है और डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ता है, ये इनवर्स याद रखना। डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। तो अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स
9 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 16 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 5 टाइम्स बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 5 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 25 टाइम्स कम हो जाएगा। समझ रहे हो? इसका उल्टा, डिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो गया डिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो गया तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया मतलब फोर्स बढ़ेगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो गया तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया, डिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो गया तो फोर्स 16 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस 5 टाइम्स कम हो गया, डिस्टेंस 5 टाइम्स कम हो गया तो फोर्स 25 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हो? मार्च 2019 की बोर्ड एग्जाम थी, मार्च 2019 की बोर्ड एग्जाम थी। इट वाज द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू सिलेबस और साइंस में बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता। हाँ मालूम है मुझे, 1 मार्क के लिए आपको पुराता नहीं लिखने के लिए लिख देना बोर्ड एग्जाम में पेपर में, पुराता नहीं बोलता 1 मार्क के लिए। नेक्स्ट ईयर अच्छा क्वेश्चन पूछना, मजा करो। सी मार्च 2019 की बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, फिल इन द ब्लैंक। और वो क्वेश्चन ये था, बोले अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस 1 है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक वैल्यू है, और अगर उनके बीच का डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो फोर्स का क्या होगा? तो लिखना था कि 9 टाइम्स कम हो जाएगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ गया तो फोर्स 9 टाइम्स कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर कंफ्यूजन लगे तो रिवर्स करके फिर से देख लो, या तो फिर मुझे क्वेश्चन पूछ लो। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। फोर्स डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। डिस्टेंस 3 गुना बढ़ेगा तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। डिस्टेंस 6 गुना बढ़ जाएगा तो फोर्स 36 टाइम्स कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? ये है न्यूटन का पूरा लॉ। न्यूटन का पूरा लॉ क्या कहता है? Any particle in the universe attracts any other particle with a force. हर पार्टिकल, हर चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स से, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी रहेगी ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो वो दोनों चीजों का वजन कितना कितना, दोनों का मास, दोनों के पहले और दूसरे के मास का इंटू करे तो ज्यादा आता है या कम आता है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है? अब मुझे ये बताओ, ये 2 पेन्स है, इनके बीच में अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या अब ज्यादा है? पहले ज्यादा अट्रैक्शन था या अब ज्यादा अट्रैक्शन है? वेरी गुड, पहले अट्रैक्शन ज्यादा था क्योंकि पहले डिस्टेंस कैसा दोनों पेन में, दोनों पेन्स में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है, और अब डिस्टेंस कैसा हो गया? ज्यादा, तो अट्रैक्शन कम। डिस्टेंस कम, अट्रैक्शन ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन कम। बस यही है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो 2 बातें बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन इनटू force is directly proportional to the product of the masses, and force is inversely proportional to the square of the distance between the centers of the masses, distance between the masses। वो दोनों masses के बीच का distance कितना है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको सिखाया था, जब जब इस धरती पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन का विनाश होता है, इज इक्वल टू साइन का जन्म होता है, तो उसके साथ साथ एक कांस्टेंट का भी जन्म होता है। तो यहाँ पर देखो, F प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये नीचे वाले को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ऊपर वाले को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, ये दोनों का इनटू कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। R की वैल्यू बढ़ेगी तो F की वैल्यू कम हो जाएगी, R की वैल्यू कम हो जाएगी तो F की वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी। ये नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन हटाकर इज इक्वल टू का साइन लगाए तो हमको कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट नंबर की वैल्यू कितनी आना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये अपने जो सॉल्व करके देखे थे, मैंने जो समझाया था आपको, एक बॉक्स बना के उसमें वैल्यूज डाल के, उसमें याद है आपको कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई थी? अगर भूल गए हो तो एक बार लेक्चर फिर से देख सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो इजीली। तो वो उस समय कांस्टेंट की वैल्यू आई थी 3 वैल्यू आई थी उसमें। किसने लाया था वो वैल्यू 3? अंसार सर ने, मैंने। वो वैल्यू कितनी लाया था मैंने? 3। अब यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आने वाला है,
और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू 3 नहीं है, वो कांस्टेंट दूसरा है और उसकी वैल्यू भी दूसरी है, और उसकी वैल्यू है 6.673 into 10 raised to power minus 11 into मास नंबर 1 into मास नंबर 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को कैसे इंटू करना पड़ा, एक नंबर से इंटू करना पड़ा, एक कांस्टेंट से इंटू करना पड़ा। और उस सवेरे जब मैंने आपको पढ़ाया था उस समय उस कांस्टेंट को मैंने कैसे डिनोट किया था, डू यू रिमेंबर? कांस्टेंट के से बताए थे अपन ने। और यहाँ जो कांस्टेंट बताएंगे उस कांस्टेंट को हम बताएंगे पार्ले जी से, जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जैसे वहां पहली क्लास में हमने देखे थे कांस्टेंट के आ रहा था, यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहा है उसको के से नहीं बताते, हम जी से बताते। क्यों जी से बता रहे? क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू जो सॉल्व करके लाए थे, अंसार सर ने सॉल्व करके नहीं लाए थे। ये वैल्यू जो सॉल्व किए थे, ये वैल्यू सॉल्व करने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था सर हेनरी कैवेंडिश। कौन सी डिश? सर हेनरी कैवेंडिश। कैवेंडिश इन्होंने लाया था। इनके बारे में आपको मालूम है इन्होंने और क्या कारनामा किया? इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, और उन्होंने ये कांस्टेंट की वैल्यू लाया जी, और इस कांस्टेंट को उन्होंने कैसे बताया? जी से, पार्ले जी। अपने इंडिया में दो ही चीजें नहीं बढ़ रही हैं, दो ही चीजें बदल नहीं रही है। कहते हैं कि एक तो पार्ले जी वाला बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, और एमडीए चंकी चाट मसाले वाले जो बूढ़े अंकल है वो मर नहीं रहे बोलते। पार्ले जी का बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, चंकी चाट मसाले वाले एमडीएच वाले अंकल मर नहीं रहे। दो चीजें बदल नहीं रही होती अपने देश में। हाँ, और मैं कोई बैचेस में पढ़ाता था सीबीएसई बोर्ड में, तो एक लड़का बोलता था और सर सलमान खान की शादी नहीं हो रही बोले। तो ये कुछ चीजें जो चेंज नहीं होती है। बाकी तो ये कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा पूरी दुनिया में कांस्टेंट रहती है। इसीलिए जी को क्या बोला जाता है? वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में उसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप एलियंस के पास चले जाओ और एलियंस को पूछो कि एलियन भैया जी की वैल्यू बताओ कितनी है, आप अंसार सर की क्लास में बैठे थे ना, तो बोलेंगे यस इट्स वेरी सिंपल, द वैल्यू इज 6.673 into 10 raised to power minus 11 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टेक्स्ट बुक में ये येलो बॉक्स में बना के दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? द वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 into 10 raised to power minus 11। और कभी कभी हम जी लिखते, और जब वैल्यू सॉल्व करना रहता है, हमको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो जी की वैल्यू पुट करना पड़ता है। जैसे अगर हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक लड़का है 100 किलो का और एक लड़की है 100 किलो की, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है 1 मीटर, तो हम यहाँ r की वैल्यू लिखेंगे 1 मीटर, 1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ लड़का 100 लिखेंगे, 100 केजी, लड़की 100 केजी, तो ये 100 into 100 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर, और ये वैल्यू से इंटू कर देंगे, तो उनके बीच में कितना फोर्स है वो आ जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले तो मुझे ये समझाना पड़ेगा, कुछ लोग की नजर तो यहीं से नहीं हट रही होगी, बोलेंगे सर ये -11 का मतलब क्या होता? सी जी की वैल्यू कितनी है? 6.673 into 10 raised to power minus 11। आपको ये मालूम है कि अगर मैं 10 raised to power 2 लिखूं तो इसका मतलब क्या होता है? राइट में 2 जीरो लगाना। 10 raised to power 3 का मतलब क्या? 1 के राइट में 3 जीरो लगाना। 10 raised to power 4 का मतलब इसके सामने 4 जीरो लगाना। 10 raised to power 11 का मतलब क्या होता? 11 जीरो लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, झाले 11, तो ये 11 हो गए। अंडरस्टूड? 10 raised to power प्लस 11 नहीं है, इसलिए इधर साइड लगा है, और 10 raised to power माइनस 11 का मतलब होता है लेफ्ट में 11 जीरो लगाना। तो इसका मतलब होता कि 6.673 into 11 जीरो, एक पॉइंट लगाना जरूरी है, एक के बाद डेसिमल पॉइंट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आणि 1, ये 1 इधर लगाते थे, ये वाला 1 उधर लगाएंगे।
अब इसको इंटू करके देखो, ये इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.00000000 आखिरी में 6673 ऐसा आ जाएगा, बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाएगी, है ना। 10⁻, ये इससे ये इंटू में है, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, डेसिमल पॉइंट कहां पर आएगा 1 2 3, और ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 3 14, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 6 6 7 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक जीरो कम करना पड़ेगा। तो ये यूनिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसकी वैल्यू इतनी है। ये पार्ले जी की वैल्यू कितनी है, कितनी कम है, देखो बहुत कम। हो सकता है पॉइंट में मैं इधर उधर गलती करके आऊंगा, तो जी की वैल्यू कितनी कम है, बहुत कम है वैल्यू जी की, ठीक है। अब समझो, लेट अस सी एन एग्जांपल M1, एक लड़का है वो कितने किलो का है 100 किलो का है, और एक लड़की है वो कितने किलो की है 100 किलो की। लड़के का मास M1, लड़की का मास M2, और दोनों कितने दूर पर खड़े हैं। अच्छा, नोबिता का मास कितना है 100 किलो, शिजुका का मास कितना है 100 किलो, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 1 मीटर। अब हम देखते हैं कि नोबिता और शिजुका के बीच में कितना अट्रैक्शन है। कितने किलो का है नोबिता 100 किलो का, शिजुका कितने किलो की है 100 किलो की, कितना डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में 1 मीटर। अब न्यूटन का लॉ लगा के हम शिजुका के और नोबिता के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हम पता करेंगे। लेट अस सी, F इज इक्वल टू, जब इज इक्वल टू लिखते तो पार्ले जी से मल्टीप्लाई करते यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो F इज इक्वल टू G into M1 into M2 अपॉन R स्क्वायर, ये G से इंटू कर दिया हमने राइट हैंड साइड पे, तो क्या लिखेंगे F इज इक्वल टू G की वैल्यू रखो, कितनी कम वैल्यू, ऐसे भी रख सकते हैं हम, और आपको जिन लोग को भारी पड़ता हुआ ऐसे याद रखो। कितना हो जाएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7 3 इंटू कितने किलो की नोबिता, कितने किलो का नोबिता 100 किलो का, कितने किलो की शिजुका 100 किलो की, अपॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और उसका स्क्वायर। तो इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, ये 10,000 हो जाएगा, 1 का तो 1 ही रहेगा, तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 6 7 3 इंटू 10,000 1 2 3 4। अब 10,000 से इंटू करें तो जो डेसिमल पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो उधर सरक जाएगा, कितने डिजिट से 4 डिजिट से आपको इंटू कर दिया था, बचपन से एक्सपर्ट हो आप लोग। कितने जीरो थे 10, अब कितने जीरो रहेंगे 6, तो रहेगा 0.1 2 3 4 5 6 6 6 7 3 न्यूटन, इतना रहेगा उनमें फोर्स। यानी नोबिता और शिजुका 1 मीटर दूर खड़े, सिर्फ 1 मीटर, इतना दूर खड़े दोनों एक दूसरे से, और उनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, भिड़ जाएंगे दोनों आपस में एक दूसरे से, नहीं, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है वैल्यू, कितनी है 0.00000, ये समझो इतना कम अट्रैक्शन। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, क्योंकि देखो 100 किलो के लोग, इतने भारी 100 किलो के लोग 1 मीटर दूर इतने नजदीक खड़े, फिर भी उनमें कितना अट्रैक्शन है 0.0000। अगर उसको राउंड ऑफ करने जाए ना अपन, उसका नियरली इक्वल टू वैल्यू निकाले तो 0 ही हो जाती है फोर्स, इतना कम फोर्स है। तो और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इतनी कम क्यों हो जाती है, हालांकि नोबिता 100 किलो का है, शिजुका 100 किलो की है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम क्यों है, ये पार्ले जी की वैल्यू के कारण। ये खुद वैल्यू इतनी कम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये वैल्यू कम होने से दूसरी वैल्यू को भी कम कर देती। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम होने से के कारण दो भारी चीजों में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। यानी 100 किलो के लोग भी है तो उनमें अट्रैक्शन कम है, हाँ रिमेंबर, लेकिन मास अगर बहुत ज्यादा हो, जैसे सन 2 × 10⁻30 किलोग्राम, यानी सन का मास कितना, 2 के सामने 30 जीरोस लगा दो, मास ऑफ सन, बाद में देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो सन का मास भी बहुत ज्यादा, अर्थ का मास भी बहुत ज्यादा, और जब बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट रहेंगे, अर्थ का मास बहुत ज्यादा,
सन का मास बहुत ज्यादा, तो दोनों का इनटू बहुत बहुत ज्यादा, और जब दोनों का इनटू बहुत बहुत ज्यादा तो दोनों में फोर्स बहुत बहुत ज्यादा रहेगा, और वो एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट करेंगे कि अर्थ जो है वो सन के गोल ही इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगी, सन को छोड़ के अर्थ भागेगी नहीं, वो सन के चक्कर लगाएंगे। क्यों? सन उसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों ज्यादा है? क्योंकि अर्थ का भी मास ज्यादा है, सन का भी मास ज्यादा है। ये नोबिता और शिजुका तो 100-100 किलो के, अर्थ और सन तो करोड़ों किलो के। तो जब भारी भारी चीजों के बीच में रहे तो फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा रहता, और हल्की हल्की चीजों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता। ठीक है, अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा, तो वी विल स्टॉप हियर। हैव अ वेरी नाइस टाइम।